मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और मैं पुरुषोत्तम कुमार पाठक आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण नियम है जिस पर मांग का नियम, उपभोक्ता संतुलन का सिद्धांत आदि निर्भर करता है। इसलिए इस नियम के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इस नियम को सर्वप्रथम जर्मन के अर्थशास्त्री हर्मन हेनरिक गॉसेल ने दिया था, इसलिए इस नियम को हम गॉसेल का प्रथम नियम भी कहते हैं। बाद में अल्फ्रेड मार्शल ने इस नियम का प्रयोग उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करने में किया। तो प्रश्न यह उठता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। इस नियम के बारे में अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा था, हम सबसे पहले देखते हैं अल्फ्रेड मार्शल का कथन। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि the additional benefit that a person derives from a given increase in stock diminishes, other things being equal, with every increase in the stock of that he already has। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर व्यक्ति के पास किसी भी वस्तु का कोई स्टॉक है और उस स्टॉक में अगर वो परिवर्तन कर रहा है तो अन्य बातें समान रखने पर प्रत्येक स्टॉक में प्रत्येक वृद्धि के साथ जो एडिशनल बेनिफिट होगा, जो अतिरिक्त लाभ होगा, वह लाभ घटता चला जाएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यदि हम किसी वस्तु जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है उस वस्तु की खरीद करते हैं, खरीदारी करते हैं, उस वस्तु का क्रय करते हैं, तो उस वस्तु की मात्रा में हम जैसे जैसे परिवर्तन करते हैं, जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं, तो उस वस्तु से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वह घटती चली जाती है। तो सीमांत उपयोगिता क्यों घटती है, यह प्रश्न है। सबसे पहली बात है कि हमारी आवश्यकता अनंत है, फिर भी हम किसी एक पर्टिकुलर आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे अगर हमें भूख लगी है तो उस भूख को मिटाने के लिए हम भोजन करते हैं। मान लीजिए कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है और हम रोटी खाना प्रारंभ किए तो पहली रोटी से हम पहली रोटी जैसे ही खा लिए, पहली रोटी खाते ही हमारी भूख की तीव्रता कुछ कम हो जाएगी। फिर हम दूसरी रोटी खाएंगे तो दूसरी रोटी से फिर तीव्रता कम होगी। अब इस तरीके से एक ऐसा समय आएगा जब हम रोटी खाना बंद कर देते हैं। रोटी की जिस इकाई पर हम रोटी खाना बंद करते हैं इसका मतलब है कि वहां पर उस रोटी की सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। तो इस नियम की व्याख्या से पूर्व हमें यह देखना पड़ेगा कि इस नियम की कुछ मान्यताएं हैं जिस पर यह नियम लागू होता है। अगर उपयोगिता की गणनावाचक माप संभव है, कहने का मतलब यह है कि वस्तु से जो प्राप्त होने वाली उपयोगिता है, वस्तु से जो प्राप्त होने वाली उपयोगिता है, उस उपयोगिता को हम गिनती की संख्या में माप सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति यह बता सकता है कि उसे रसगुल्ला खाने से कितनी उपयोगिता मिल रही है, 10 इकाई, 20 इकाई, 25 इकाई, कितनी इकाई की उपयोगिता मिल रही है। दूसरा है वस्तु की इकाई मानक एवं समरूप हो। जिस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जिस वस्तु का उपयोग एक उपभोक्ता कर रहा है उस वस्तु की जो इकाई होनी चाहिए वह मानक होनी चाहिए। इसे मान लिया जाए कि आपको प्यास लगी है और प्यास लगी है तो पानी पिएंगे तो उस पानी की मानक इकाई होनी चाहिए 1 गिलास। लेकिन अगर आपको 1 चम्मच पानी दिया जाए, 1 बूंद पानी दिया जाए तो 1 बूंद और 1 चम्मच उस पानी की मानक इकाई नहीं। और दूसरी बात कि वस्तु की इकाई समरूप होनी चाहिए। समरूप होनी चाहिए कहने का मतलब है कि जिस इकाई का हम उपभोग करने वाले हैं प्रत्येक इकाई एक जैसी ही होनी चाहिए। ऐसी नहीं है कि कोई इकाई बड़ी हो जाए या फिर कोई इकाई छोटी हो जाए। जैसे अगर आपको प्यास लगी है और आपको पानी दिया जा रहा है पीने के लिए
तो पहली इकाई में 1 गिलास पानी दिया जाए और फिर दूसरी इकाई में चले जाए तो 1 चम्मच से दे दिया जाए, या फिर एक ही गिलास है, गिलास का साइज बड़ा हो या फिर गिलास का साइज छोटा हो सकता है। तो ऐसी बात यहाँ नहीं, जिस गिलास से हम पानी दे रहे हैं पीने के लिए, तो जब तक उसकी संतुष्टि पूर्ण नहीं होती है तब तक उसी गिलास से उतनी ही मात्रा में पानी को देना है। दूसरा, एक उपभोग की क्रिया लगातार होनी चाहिए। जब वस्तु का उपभोग हम कर रहे हैं ये लगातार होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि भूख लगी है, रोटी खा रहे हैं, 1 रोटी अभी खाए और फिर 2 घंटे के बाद हम 1 रोटी खाए। इससे क्या होगा कि 2 घंटे के बाद फिर हमारी भूख की जो तीव्रता थी वो तीव्रता उतनी ही हो जाएगी। इसलिए उपभोग की क्रिया लगातार होनी चाहिए। दूसरी, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अल्फ्रेड मार्शल ने उपयोगिता को मापने के लिए मुद्रा रूपी यंत्र का प्रयोग किया था। मार्शल ने कहा था कि हम उपयोगिता को मुद्रा में माप सकते हैं। तो मुद्रा यहाँ पर क्या है? मेजरिंग रॉड है। मुद्रा यहाँ पर उपयोगिता मापने का एक यंत्र है, एक स्केल है, और अगर इसकी सीमांत उपयोगिता बदलेगी तो यह उपयोगिता की सही माप नहीं कर सकती है। नेक्स्ट इसकी मान्यता है, उपभोक्ता की आदत एवं रुचि में परिवर्तन नहीं होता है। अगर उपभोक्ता की आदत बदल जाए किसी वस्तु के प्रति तो उस वस्तु को खरीदने लगेगा, तो वहां से उसकी उपयोगिता बदल जाएगी। तो इसलिए उपभोक्ता की आदत और उपभोक्ता की रुचि में कोई परिवर्तन। उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या हम देखें उपयोगिता तालिका से। उपयोगिता तालिका में वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता को दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए कि गोलगप्पे की इकाई, एक व्यक्ति गोलगप्पे का उपभोग कर रहा है, तो गोलगप्पे का वो 7 इकाई का उपभोग कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर वो गोलगप्पा नहीं खाता, 0 इकाई की कुल उपयोगिता 0 है। पहले गोलगप्पे की पहली इकाई से सीमांत उपयोगिता 5 इकाई मिल रही है, दूसरी इकाई से 4, तीसरी इकाई से 3, चौथी इकाई से 2, पांचवी इकाई से 1 और छठी इकाई से 0 और 7वीं इकाई से -1। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे गोलगप्पे की इकाई बढ़ती जा रही है उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जा रही है। ये घट रही है, सीमांत उपयोगिता घटती है और गोलगप्पे की इकाई हम क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से वस्तु की इकाई और वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता में कैसा संबंध है? ऋणात्मक संबंध है, दोनों में अप्रत्यक्ष संबंध है। गोलगप्पे की इकाई अगर बढ़ेगी तो सीमांत उपयोगिता घटेगी। अब दूसरी देखें, हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कुल उपयोगिता निकालने के लिए हमको क्या करना होता है? सीमांत उपयोगिताओं का सम करना होता है, जोड़ना होता है। यहाँ पर हम जोड़े तो पहली इकाई से 5। अब हम जब 2 गोलगप्पा खाएंगे तो कुल कितनी उपयोगिता मिलेगी? तो पहले गोलगप्पे की पहली इकाई से 5 उपयोगिता मिल रही थी, गोलगप्पे की दूसरी इकाई से 4 मिल रही थी। तो 2 गोलगप्पा खाएंगे तो कितना होगा? 5 और 4 9। जब हम गोलगप्पे की 3 इकाई का सेवन करेंगे, 3 इकाई का उपभोग करेंगे तो कुल उपयोगिता 12। अब इस तरीके से हम जोड़ते चले जाएंगे तो कुल उपयोगिता मिलेगी 5 9 12 14 15 और 14। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुल उपयोगिता में भी वृद्धि हो रही है, कुल उपयोगिता में भी वृद्धि हो रही है। मतलब जैसे जैसे हम गोलगप्पे की इकाई बढ़ा रहे हैं कुल उपयोगिता भी बढ़ रही है, लेकिन इनके बढ़ने का जो दर है वो कम है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम गोलगप्पे की इकाई में वृद्धि करेंगे कुल उपयोगिता घटते दर से बढ़ेगी और अधिकतम होने के बाद यह कम होने लगती है, घटने लगती है। तो जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है इस बिंदु को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, पूर्ण संतुष्टि बिंदु कहते हैं। पॉइंट ऑफ
सैटिएशन। तो पूर्ण संतुष्टि बिंदु कहाँ मिलती है? जहां पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है और सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। तो सीमांत उपयोगिता शून्य होने के बिंदु को हम लोग पूर्ण संतुष्टि बिंदु कहते हैं। अब इसका हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ से भी देख सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या कहता है। तो ग्राफ बनाइए। 0 में कुल उपयोगिता 0 है, यहाँ पर हम लोग देखें। उसके बाद पहली इकाई में 5, तो पहली इकाई में 5, 2, 4, 6, तो 5 यहाँ, इसको हम लोग ऐसे घेर दें। तीसरी इकाई में, दूसरी इकाई में 9, तो दूसरी इकाई में 9 देखिए 2, 4, 6, 8, 10, तो 9 यहाँ, इसको हम लोग घेर दें। तीसरी इकाई में 12 है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये हो गया। उसके बाद फिर 14 है, चौथी इकाई में 14 है, तो 12, 14 यहाँ है। पांचवी इकाई में 15 है, तो 14, 16, तो बीच में होगा 15। फिर छठी इकाई में भी 15 है बीच में, और सातवीं इकाई में 14 है यहाँ। अब इसको क्या करना है? ग्राफ बनाना है। फ्री हैंड, तो फ्री हैंड बनाइए। इस तरीके से होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये बिंदु को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिएशन या पूर्ण संतुष्टि का बिंदु। तो हम देख रहे हैं सीमांत उपयोगिता में घटते हुए दर से बढ़ रही है और कुल उपयोगिता अधिकतम होने के बाद घट रही है। इसलिए कुल उपयोगिता वक्र, इसको हम लोग टीयू वक्र कहें, कुल उपयोगिता वक्र जो है वो एक्स एक्सिस की ओर अवतल होता है। कुल उपयोगिता वक्र टीयू वक्र मूल बिंदु की ओर अवतल होता है। अवतल होने का मतलब क्या है कि प्रत्येक बिंदु पर इसकी जो ढाल होगी वो कम होती चली जाएगी। कब तक? जब तक कि यह अधिकतम बिंदु न प्राप्त करे। अब दूसरी सीमांत उपयोगिता का ग्राफ देखें। तो सीमांत उपयोगिता में पहली इकाई में 5, पहली इकाई में 5 में आया, दूसरी इकाई में 4 ये बिंदु, तीसरी इकाई में 3, तो 2, 4, 3 यहाँ, फिर 2 है यहाँ, फिर 1 है यहाँ, और फिर 6 में 0 और 7 में -1 है। तो हम नीचे लेके चले -1, यहाँ पर -1, इसको हम लोग एक सरल रेखा में से एक ग्राफ, इसको हम लोग MU कहते हैं। तो MU वक्र की ढाल ऋणात्मक है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि गोलगप्पे की इकाई में जब हम वृद्धि करते हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है और शून्य होने के बाद यह ऋणात्मक भी होती है। तो हमने आज देखा कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कुल उपयोगिता वक्र और सीमांत उपयोगिता वक्र के आकार को निर्धारित करता है और यह बताता है कि जब हम वस्तु की इकाई में वृद्धि करते हैं तो सीमांत उपयोगिता कम होती है और कुल उपयोगिता घटते दर से बढ़ती है। आज इतना ही। अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत आई होगी तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आप सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो में आवश्यक सुधार के लिए भी अगर आप कमेंट देना चाहें तो आप कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद और आप देखते रहिए सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स।